बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के जून 2024 तक जितने भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है, सो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। चलिए बताइए कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे भी आप याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो इतने पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनता है बीपीएससी में। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इससे पहले ही मैंने आपको इसी तरह का इंडियन नेशनल मूवमेंट का महामैराथन सेशन कवर कराया हुआ है, 4 घंटे का है, उसको आप देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। बताइए 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए जगजीवन राम जी जो थे फ्रेंड्स ये श्रम मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बीपीएससी हर बार प्रश्न पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसी प्रकार से मैंने आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी कवर कराया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग को अब नीति आयोग में इसको तब्दील कर दिया गया। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। बताइए। ऑप्शन ई आपको दिख रहा है, उपरिक्त में से कोई नहीं, उपरिक्त में से एक से अधिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो ये लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 का क्वेश्चन है और इसी प्रकार से हम लोग आगे टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 जो रद्द हो गया था उसके भी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ही जो है गलत है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का हटाना नहीं है, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न आप लोग इसका आंसर बताइए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति थी, इसी की सिफारिश पर जो है पंचायती राज लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है।
इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री की करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करते हैं, उपराष्ट्रपति का नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जरा आप उनका नाम कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए देखिए, ये प्रश्न है, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का। तो यहाँ पर देखिए भाषाओं के बारे में ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है अस्तित्व में कब आया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए 86वें संविधान संशोधन, 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A, ठीक है ना, अनुच्छेद 21A को 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे लागू किया गया। ठीक है ना, जैसे कि राज्य जो है कानून द्वारा राज्य निर्धारित कर सके, और बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, RTE अधिनियम 2009 को अनुच्छेद 21A के तहत परिकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RT अधिनियम लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा ये भाग है? भाग 9, भाग 9A, भाग 6 और भाग 12 दिया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये भाग 9 है, भाग 9 है, इसे आप याद रखिएगा, भाग 9 में। क्लियर ना, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। और भाग 9 में क्या है? तो जो आपके जो नगर है उससे संबंधित है। चलिए, नगर पालिका वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बताइए, संघीय शब्द नहीं है। उसके बाद चलिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला ऑप्शन में है दबाव समूहों को, संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को। किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र में जो है इसे प्रथम पाठशाला माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे वेनेगल नरसिम्हा राव, यानी कि BN राव थे, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, डॉक्टर BN राव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो सक्रिय जो है यह किस देश में है? तो फ्रेंड्स यह बोलीविया में है। यह वह संगठन है जिसने बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, तो ये बोलीविया राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए लोकतंत्र की जननी माना जाता है भारत को, तो यहाँ पर भारत राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये भी प्रश्न BPSC TRE 3.0 2024 में इसी साल पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए BPSC TRE 3.0 2024 पॉलिटिकल साइंस में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये आप सभी को पता होगा, सुकुमार सेन है। ठीक है, अच्छा VS रमा देवी, ये नाम आप याद रखिएगा, VS रमा देवी ये कौन है? तो ये भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं VS रमा देवी, इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है ना, ये अवकाश ग्रहण करते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भारत का निर्वाचन आयोग है एक। तो देखिए भारत का निर्वाचन आयोग जो है ना फ्रेंड्स, यह क्या है, तो एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। जब आप पढ़ेंगे स्पष्ट लिखा गया है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्लियर, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। बताइएगा, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करिए, आपको सभी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखिए एक साधारण विधेयक को अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में एक साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। साधारण विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित प्रावधानों के अलावा किसी भी प्रावधान से संबंधित है। संसद के किसी भी सदन में एक साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, संसद के किसी भी सदन में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई आपको पहले से पता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। अच्छा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? पहले तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसी का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। तो ये केवल लोकसभा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये धन विधेयक जो है ना, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जरा आप आर्टिकल लिख करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के संविधान के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। अंतरिम अध्यक्ष पूछा गया है संविधान सभा के। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, सी गोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा दिया गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स अंतरिम अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? सूचना का ये सारे के सारे प्रश्न जो है आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 इसी साल पूछा गया प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में, ठीक है ना। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था बताइए। तो फ्रेंड्स ये बना था 2002 में, ठीक है ना, 2002 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से राज्य जो है सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका मणिपुर होगा। मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। मणिपुर करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? स्थानीय स्वशासन को, चलिए स्थानीय स्वशासन बताइए, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है,
इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। चलिए बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। अच्छा, ये जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और इसी में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। तो देखिए संघीय सूची के अंतर्गत इसमें से कौन सा शामिल है? तो संघीय सूची के अंतर्गत इसमें से रक्षा है और संचार है, इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, संघ सूची के अंतर्गत और क्या क्या आता है? तो रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, ठीक है ना, ये सब आते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, ये सब आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये प्रश्न पिछले बार मैंने कराया हुआ था और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, ये 1997 में हुई थी। 1997 में हुई थी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना। उसके बाद देखिएगा कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? पटना जिले के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अच्छा, अगर लोकसभा पूछता तो देखिए पटना जिले में 2 संसदीय क्षेत्र हैं। कितने? 2 संसदीय क्षेत्र हैं, ठीक है, और 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 14 राइट आंसर होगा इसका, 14 करेक्ट आंसर होगा। संसदीय क्षेत्र पूछेगा तो 2 राइट आंसर होगा, और विधानसभा क्षेत्र 14 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, यानी कि जो छुआछूत है अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? चलिए बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। तो ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का उन्मूलन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है? तो आर्टिकल 15 भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक है। और आपको और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16 में क्या है, तो 16 भी जान लीजिएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, लोक नियोजन के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य, अच्छा लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है, किस देश से? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार, संघात्मक व्यवस्था, मैंने कई बार बताया है, कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और संसदीय प्रणाली अगर पूछता संसदीय, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? भारत का जो नया संसद भवन है, ठीक है ना, उसको देश को कब समर्पित किया गया? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो ये 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था, 28 मई 2023 को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है यह देश को क्या बताता है? सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई आपको पता है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है यह देश को बताता है, तो यह क्या बताता है? राज्यों का एक संघ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राज्यों का एक संघ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो फ्रेंड्स, यह कमेटी थी चौहान कमेटी। कौन सी कमेटी थी? चौहान कमेटी थी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, यानी कि ये अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, इसे भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो इनको देश रत्न, अजात शत्रु, इन सब उपनाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। इनमें से मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। और वे लोग के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ये भी सही दिया गया है। तो वैसे ही इसका राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो अगर मूल अधिकार की, मौलिक अधिकार की, तो टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, आपको भी पता है। और इसे कहाँ के संविधान से लिया गया मूल अधिकार को? तो फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। संविधान के भाग 3 में है, इससे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी आपको आगे मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है यानी अनुच्छेद 20(2), इसमें क्या कहा गया है कि एक अपराध करने के लिए एक से अधिक बार दंडित किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। और एक अनुच्छेद 20 है, 20 क्या कहता है कि मनमानी और अत्यधिक सज़ा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा यह प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिएगा भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता आर्टिकल 22 के तहत। चलिए उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान जो आर्टिकल 20 है यह करता है। तो 1 और 2 इस तरह से दोनों सही हो गया। तो वैसे भी इसका राइट आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सारे प्रश्न पिछली बार जो बीपीएससी टीआरई हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। क्लास 1 to 5 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। बिल्कुल ये राइट आंसर दिया गया है। और भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था भारत की, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलिएगा। और जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय, वो ब्रिटेन की देन है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे न्यायालय उच्च न्यायालय है, इसके साथ न्याय पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय को न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपरोक्त में से 1 से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के उपभाग के रूप में गठित किया गया है। चलिए चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का जो है संविधान में अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए चुप रहने की स्वतंत्रता जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार है एक प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है और मिलान करना है। एक तरफ देखिए प्रावधान दिया गया है, दूसरी तरफ भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। आपको यहाँ पर देख लीजिएगा चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर धैर्यपूर्वक हम लोग मिलाएंगे। कार्य की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं, तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 42 में है, ठीक है ना, यानी कि 42 आर्टिकल हो जाएगा। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, यह आपका आर्टिकल 43 में है। समान सिविल संहिता, आपको पता है ये सारे जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा तब तक आप लोग मुझे बताइए कि आयरलैंड जो है नीति निदेशक का सिद्धांत किस देश से लिया था। हमने तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? जो लोग जानते हैं जरा कमेंट करिएगा, इसका आंसर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए तो समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता 44 में है और राष्ट्रीय महत्व का स्थान और वस्तुओं का संरक्षण 49 में है। तो इस तरह से मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर 2, 1, 4 और 3 हो जाएगा। जिन्होंने भी मिलाया है ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन में नीचे आपको ऑप्शन ए दिख भी रहा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया।
यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया। आप देख सकते हैं प्रश्न रिपीट हुआ है बीपीएससी में, और ये प्रश्न 69th बीपीएससी पीटी 2023 में पूछा गया है, और यही सेम प्रश्न जो है टीचर एग्जाम में भी पूछा गया था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न रिपीट करता है बीपीएससी। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है आपको याद होगा कि नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर दिखा अनुच्छेद 14 के बारे में, तो दिखा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता है। और अनुच्छेद 15 जो है यहाँ पर, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी ध्यान से जरूर सुनिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पर देखिएगा आयरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ जो है यह किस कंट्री से लिया गया है, किस देश से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्याय के पुनरावलोकन, न्याय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना। और प्रस्तावना की अगर भाषा पूछेगा तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है ना। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से आपको याद रखना है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है ना, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये कनाडा से है। आयरलैंड से आपको बता ही दिया मैंने। यूनाइटेड किंगडम से बात करते हैं, ब्रिटेन से, तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता। ठीक है ना, ये सब यूके से लिया गया है। चलिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? सिक्किम जो है ये भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिक्किम बना था 1975 में। ठीक है ना, 1975 में ये 22वां राज्य बना था। ठीक है, 1975 में, इसे आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जो 36वां संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? सभी लोग कमेंट करिएगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? फटाफट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग ढेर सारे 200 से अधिक प्रश्नों को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। चलिए बताइएगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो फ्रेंड्स, यह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? बताइए, 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना, 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, तो अनुसूचित जनजाति यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का
सिद्धांत दिया था, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो फ्रेंड्स यह दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ठीक है ना। और इस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना, एक तरफ राजनीतिक दल दिया गया है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और यहाँ से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग मिला ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है एक और एक मार्क्सवादी है, तो इसकी मार्क्सवादी की 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की स्थापना जो है ये 1998 में हुई थी। तो अब आप इसको मिला लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ से कूट में से राइट आंसर चुनना है जो कि ऑप्शन में बी दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये अनुच्छेद 120 का 1 है, यह अनुच्छेद 120 का 1 है। इसके अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति कर सकता है और नहीं कर सकता है, जैसे कि वो हिंदी में भी बहुत जगह के लोग हैं नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी में भी नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 120 का 1 है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 4 दिया गया और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। लंबा प्रश्न है, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर दिखा करके चलूँगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कॉलेजियम प्रणाली की बात करते हैं तो पहला एक सही दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसका अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो एक तो ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा सही दिया गया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया गया है, तो इसीलिए मैं आंसर आपको बता देता हूँ, पहला और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्टेटमेंट यहाँ पर भी दिया गया है। चलिए बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये दूसरा और तीसरा है। इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, ठीक है, संविधान में। और उसके बाद तीसरा कह रहा है कि इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, ठीक है ना। तो ये 2 और 3 इसमें आपके सही दिए गए हैं, ठीक है ना। 2 और 3 इसमें आपके सही दिए गए हैं, देख लीजिएगा 2 और 3 इसमें आपके सही दिए गए हैं। चलिए तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता क्या है? यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ सही कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता क्या क्या है, तो आदिम लक्षणों के संकेत है, एक आदिम लक्षणों का संकेत है। उसके बाद विशिष्ट संस्कृति है, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म है, और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव है। तो ये चारों है, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए थे 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन में देखिए कहीं 1, 2, 3, 4 दिया गया है, नहीं दिया गया है, उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा। यहाँ पर जितना भी दिया गया है उपयुक्त सभी राइट आंसर इसका होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया? थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि
कि संविधान का भाग 20 में अनुच्छेद 368 इसमें 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन? तीनों प्रकार के संशोधन का मैं नाम बता रहा हूं। साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। तो ये 3 प्रकार के जो है संशोधन है। संशोधन जो है संविधान में, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साथ साथ आप इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है ना, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहिए या भ्रातृत्व कहिए, इसका जो है प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच की क्रांति, ये 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। इसे भी आप जरूर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप देख भी सकते हैं, ये प्रश्न बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? भारत का संविधान जो है यह किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो है यह संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है। संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए संविधान सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह किसको? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपको याद होगा कि यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना, जो कि 1972 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 1976 होगा, 1 मिनट, 1976, 1972 नहीं, 1976, 1976 में, ठीक है ना। चलिए माफ करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित करता है, बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना, आपको अगर हम बात करें संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, और संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 32 जो है आपको याद होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। साथ साथ ये कानूनी अधिकार भी आता है और संवैधानिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है। तो इसीलिए 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर ना? वैसे आप मौलिक अधिकार पर टिक लगा दीजिएगा, लेकिन बीपीएससी कहता है कि यह कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जो संघ की राजभाषा से संबंधित है? बताइए। तो फ्रेंड्स, यह जो है अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343, और इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भाग 17 में है अनुच्छेद 343, राजभाषा से संबंधित है, भाग 17। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष संविधान सभा की ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे कौन? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है ना, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुनाव भी इनको चुना गया था, ठीक है ना, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को। देखिए, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? आपातकाल के बारे में हमने आपको बताया भी है, ठीक है ना। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में। 352, 356, 360 मैंने बताया था ना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल,
ठीक है ना। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 महीने दिया गया है, प्रथमतः पूछा है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, पुदुचेरी और आपको दिल्ली में यह प्रावधान है, मैं बता भी देता हूँ आपको किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश यानी साफ साफ कहिए पुदुचेरी और जो दिल्ली के सीएम हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत के संसद का व्यय जो है यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए संसद जो होता है, संसद की बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है यह, और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। यानी कि हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनी हुई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भारत की संसद का व्यय खुद संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनहित याचिका, जिसको कि पील कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका, ठीक है ना, बताइएगा। पीएन भगवती को भारत में इसका जनक कहा जाता है, जनहित याचिका को, और ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। चलिए किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट लागू होती है। तो फ्रेंड्स यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अनुच्छेद 32 के तहत आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रिट जारी करता है। क्लियर ना, याद रखिएगा। और यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। और यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ठीक है ना, या किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष की रक्षा बल की सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम समय नष्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो अभी मैंने बता भी दिया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान का अनुच्छेद 4(2) आर्टिकल 4 का जो 2 है वह कहता है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान की संशोधन नहीं समझी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए साधारण के लिए, मतलब कुल मिलाकर के बात कहें साफ साफ एक शब्द में, तो संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। चलिए उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 जो कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29 में क्या है, तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है। ये मात्र दोनों जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और बाकी यहाँ पर देखेंगे गैर नागरिकों को अनुच्छेद 14, ठीक है ना, कानून के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभी मैंने एक बताया था, और क्या बताया था मैंने, और एक बताया था आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक बताया था अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का। तो यहाँ पर देखिएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, तो 1 और 3 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलिए बताइएगा। तो देखिए निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद जो 19(1)(a) है, ठीक है ना, 19(1)(a),
इसके तहत यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क या 21 ए कहिए, जो अंग्रेजी वाले हैं इसको 21 ए बोलेंगे, 21 जोड़ा गया। और इसका अनुसार 6 से 14 वर्ष, इसका अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इस अनुक्रम में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित भी किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2010 यहाँ पर दिया गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था आपको, भारतीय संविधान की आत्मा जो है, यह संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये निकाला गया था, दरअसल आपको मैं बता दूं, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसी के तहत इसको निकाल दिया गया था मौलिक अधिकार से, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत मतलब अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया था। और देखिए, उस समय जो है प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए, यहाँ तो समान कार्य के लिए समान वेतन है, और उसके बाद देखिए समान नागरिक संहिता है, जो कि आर्टिकल 44 में है। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर ना, याद रखिएगा। चलिए, जबकि यहाँ पर छोटे परिवार का मानदंड जो है, छोटे परिवार का मानदंड ये आपका उल्लेखित नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है, ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। और देखिए फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो भाग 4 क है या 4 ए कहिए, इसके तहत 51 ए में जो है अनुच्छेद जो है, उसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। देखिए, मिलान करना है, एक तरफ संविधान के पद हैं, दूसरी तरफ देश जिनसे लिया गया है। आइए मिलाते हैं। राज्य के नीति निर्देशकत्व आपको भी पता है कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह आपका लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। संघ राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो फ्रेंड्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो संघात्मक कनाडा से लिया गया है। तो ये अब आप लोग मिला लीजिएगा, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि कितनी भी बार चुना जा सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने शक्तियों का प्रयोग जो है अनुच्छेद 52 आपने सुना होगा, इसके तहत अनुच्छेद 52 होगा। इसके तहत जो है कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है इसी में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग खुद इस संविधान के अनुसार या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से यह करेगा, आर्टिकल 53(1) के अंतर्गत। तो अपने सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से सही कथन आपको चुनना है। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बिल्कुल जो है यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, ये गलत दिया गया। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, तो ये दोनों सही है, ये वाला गलत है। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है ना,
तो उस कंडीशन में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो हो सकता है, ठीक है ना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो अधिनियम कब बनेगा कोई विधेयक? जब देखिए लोकसभा से पारित हुआ, दोनों सदन से मतलब पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति अपना मंजूरी दे दिया, तो जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलता है, सहमति मिलता है, यह अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो मतलब भारत की संसद की कार्यवाही में यह भाग ले सकता है, परंतु बोल भी सकता है ना, परंतु मत देने का इसको अधिकार नहीं होता है। यह आपका अटॉर्नी जनरल है, यानी कि भारत का महान न्यायवादी। आर्टिकल 76 आपने पढ़ा होगा, इसी के तहत जो है महान न्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी यह सदन में जो है किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में भी यहाँ तक यह बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मत देने का अधिकार इसको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए सारा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको। न्यायिक पुनरावलोकन मैंने बताया ना अभी, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है ये क्या है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है ना। चलिए न्यायिक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के जो अनुच्छेद 54 है ना, इसी के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य तथा संघ राज्यों के विधानसभा, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, वहाँ के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा की स्पीकर करता है। चलिए तो संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त सत्र जो है, ये किस अनुच्छेद में है? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित है। कई बार मैंने आपको बता भी दिया था, जहां मैं बता दिया हूं वहां पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। देखिए पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो आपको भलीभांति याद होगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, याद है ना 73वां संविधान संशोधन। इसी के तहत जो है ये आपको संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची, भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चले आगे भी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हुआ था और इसीलिए 24 अप्रैल को यह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? बताएंगे। स्थान आरक्षित जो है यह किस संस्था में है? तो आपको भी पता है भलीभांति कि यह आपको पंचायती राज में है और 2006 में बिहार पहला राज्य बना था जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पंचायती राज में राज्य बना था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, व्यवस्थापिका को रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की जो पूर्ति होती है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है उपचुनाव, उसको उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है ना। बाई इलेक्शन जिसको बोला जाता है, बाई इलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान की बात करते हैं तो 34 है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। इसमें स्ट्रक्चर क्या है? 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से 34 होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन 1952 में, 1952 में। और इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास करना था। 2 अक्टूबर 1952 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है?
पंचायत चुनाव कराने का निर्णय है जो है यह किसका होता है, पंचायत चुनाव का, तो ये राज्य सरकार का होता है, ठीक है ना, राज्य सरकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित होता है। लगातार 60 दिन की अवधि तक सदन में वह बिना मतलब इन्फॉर्म किए, बिना किसी पहले इन्फॉर्मेशन की, अगर संविधान के जो आपका संसद है, सदन है, उसका अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है, तो फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में जो है यह आपका उसका स्थान रिक्त कर दिया जाता है। तो 60 दिन यानी कि 2 महीना लगभग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में आपको पता है ना, तो देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 12 सदस्य जो होते हैं ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 238 सदस्य जो होते हैं 238 ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। तो इस तरह से 250 हो गया, 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये कभी भी क्या होता है, भंग नहीं होता है, तो समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं बनता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का। चलिए किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का सदस्य जो होता है यानी कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, ये इसके सदस्य नहीं होते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा होगा। चलिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति होगा। देखिए कितना बार रिपीट होता है इस तरह का प्रश्न। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, अभी रिसेंटली 2022 का प्रश्न है, तो 3 होता है, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र, तो 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है, सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही जो है गलत है, हमेशा लोकसभा में पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए धन विधेयक पेश किया जाता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करता है। चलिए लेखानुदान बना है, लेखानुदान जो है यह बना हुआ है, लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो देखिए लोक लेखा समिति जो होती है यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को जो है सौंपती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी संसद की एक समिति है यह, ठीक है ना, और इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है, चलिए बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ तो सही है, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल ये करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो यहाँ पर छोड़ करके बोला है तो ये गलत होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए सर्वोच्च न्यायालय है एक, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक क्या है, संघीय न्यायालय है, यह एक मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, इसीलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए संघीय न्यायालय, मानवाधिकारों का संरक्षक और अंतिम विवेचक। देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार का तो राष्ट्रपति हो जाता, राज्य सरकार का राज्यपाल होगा, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 154(1) के अनुसार, 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में चलित न्यायालय जिसको कि मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, इसका मानसपुत्र है, मानसपुत्र, ठीक है ना,
तो मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र जो है ये स्वयं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में जो है, मेवात जिले में एक जगह है पुन्हाना, पुन्हाना, ठीक है ना, पुन्हाना, पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट यानी कि जो आपका चलित न्यायालय है इसका उद्घाटन किया गया था और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया था। और इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। चलिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स, यह कब किया गया था बताएंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह किया गया था आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यह 1989 से ही प्रभावी हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और 1989 में 9वीं लोकसभा हुई थी, उसमें इसका प्रयोग भी किया गया था। चलिए, सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो ये भली भांति आपको भी पता है फ्रेंड्स, यह दिया था किसने? अब यहाँ पर देखिए सीडीपी दिया हुआ है ना, तो इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ठीक है। और एक है यहाँ पर एनईएस का मतलब है राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है। और त्रिस्तरीय जो प्रणाली है ये बलवंत राय मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता का परिचायक है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, बड़े देशों के लिए आदर्श, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं, छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है। तो ये वाला गलत है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किया था किसने? तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश इन्होंने प्रस्तुत किया था और जिसमें 1957 में इन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किया और इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने गठन का जो है जैसे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर इन्होंने सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था, ठीक है ना, और 1978 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था ये समिति ने। और इन्होंने पंचायत जो है पंचायती राज उसके लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति किया था, द्विस्तरीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका द्विस्तरीय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो देखिए, यहाँ पर यह आपका ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो फ्रेंड्स, यह जो है केवल एक प्रकार की प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है ना, प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी कहिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य मैंने आपको बताया था 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना, और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना है, इसमें जर्मनी नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक जो है यह किस देश की सरकारी रिपोर्ट है बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स, येलो बुक जो है ये आपका फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है ना। व्हाइट बुक जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन का है। भारत की सरकारी रिपोर्ट व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत का है व्हाइट पेपर। व्हाइट बुक जर्मनी का है, ठीक है ना, और ग्रीन बुक इटली का है। चलिए, अगला प्रश्न हमारे कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है ना। बेंगलुरु में भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए 26 नवंबर के दिन जो है यह आपका क्या मनाया जाता है? भारत में 26 नवंबर के दिन
बताइए, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न आ गया 26 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न करिएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा। चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है यह आरंभ होती है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। ठीक है ना, हमारी प्रस्तावना। और इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लौकिक सार्वभौमता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द से। ठीक है ना, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो अभी मैंने बताया था एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। चलिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची जो है यह संबंधित किससे है, 10वीं अनुसूची। बताइए, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया। चलिए, उसके बाद देखिएगा भूमि सुधार खाली स्थान दिया गया कि विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है, राज्य सूची का। देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो है यह प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, चलिए बताएंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था, और उसी दिन जो है लोकसभा से इसको पारित किया गया था। और 11 दिसंबर 2019 को, दरअसल 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, बार बार इसीलिए 1946 बोला जा रहा है। 11 दिसंबर 1919 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था, और 12 दिसंबर के दिन मतलब 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दिया था। ठीक है ना, और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया था। तो यहाँ पर 11 दिसंबर 2019 पूछा गया है, नागरिकता कानून पारित कब हुआ था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट जारी करने का अधिकार है, और 226 के तहत उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को। ठीक है ना, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 1235 भाग 3, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो बोलने की स्वतंत्रता है उसी से संबंधित है। अनुच्छेद 19 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) का क जो है यह वाक्य स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता है, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। चलिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है,
तो देखिए पोस्टमार्टम भी एक तरह की कार्रवाई है जिससे मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। एक चीज़ तो आप पहले से जानते ही हैं। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम एक रेट भी है, ठीक है। उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक तो आपका क्वो वारंटो है, अधिकार परीक्षा, इसको भी जो है संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है। और जो उत्प्रेषण है ना, इसको भी पोस्टमार्टम कहा जाता है, पोस्टमार्टम रेट। इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया भी इसके बारे में डिटेल में आपको। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 40 जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले जो था ना, जब संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, जिसमें कि आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। तो उसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसीलिए इसको 10 आदर्शों के नाम से जानते हैं, मौलिक कर्तव्य को। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए राष्ट्रपति, बताइए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। और आगे बढ़िएगा, सभी पढ़िए, राइट आंसर क्या होगा इसमें से, संसद का हिस्सा होता है। मैंने बताया था ना, संसद जो बना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना है। चलिए अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। उस विवाद का निपटारा कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही लाया जा सकता है, इस चीज़ को आप जानते भी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका संसद द्वारा, ठीक है ना, संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। आर्टिकल 61 में महाभियोग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। तो भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है ये आपका कौन होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका मंत्रिमंडल सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। किसमें निहित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और ऐसा वह किस आधार पर करता है। तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर। तो इस तरह से देखिए ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकता है। चलिए प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल की सलाह पर। आर्टिकल 356 मैंने बताया था राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो यह आपका राज्यपाल गवर्नर हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, नहीं देता। अधिकार कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो यह आपके राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्ति, यह आपके राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के अधिकार को नहीं देता, नहीं करता राष्ट्रपति, राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। बिल्कुल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये नहीं। बाकी देखिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश भी जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर
ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति उससे हटाने का आदेश नहीं दिया है तब। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा कथन असत्य है, इसमें से असत्य कथन बताना है। तो इसमें से देखिएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री मुख्य होता है ये केंद्रीय सरकार का मुख्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं यह लोकसभा के प्रति यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक मिनट रुकिए, केवल लोकसभा के प्रति भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए भारतीय वैसे आपको याद रखना है लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। चलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य करती है? कार्यपालिका किसके अधीन रह करके? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके, विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। देखिए सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसदीय व्यवस्था के विषय में, संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री चूंकि यह मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा राइट आंसर होगा। देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पर हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, 352 के खंड 3 में किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो फ्रेंड्स यह परामर्श देता है भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। आर वेंकट रमनी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। चलो उसके बाद देखिए भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल 76 के अनुसार 76 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 1956 में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम और जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। देखिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसी प्रकार से विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु। देखिए संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र, संसद सदस्य चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी सदन का आप संसद का सदस्य बन गए ना। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। कोई भी व्यक्ति अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो, तो उसे अगर हम प्राप्त नहीं होता है अपने वैध मत का कितना 1/6 भाग, प्रत्याशी वैध मत का 1/6 भाग उसको प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/6 नहीं दिया गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? संविधान के 84वां 84th जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 2002 के द्वारा, इसमें अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का
जो निर्धारण वर्ष है 2026 तक संशोधित किया गया है। 2026 यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आधार वर्ष जो पूछेगा तो आपको 1971 याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है यह आपका 2026, अभी मैंने आपको बताया भी, तो राइट आंसर 2026 हो जाएगा। और आधारित किस पर है तो 1971 की जनगणना पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो वैसे आपको सबसे अधिक तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसमें हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए हिमाचल प्रदेश में 68 है, 68, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है बताइए, 60 है। मेघालय में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और मणिपुर में कितना है तो मणिपुर में भी 60 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और बिहार विधानसभा में 243 सीट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के तो अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में, एक मिनट रुकिए, 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया 330(1), तो यहाँ पर 330 तो दिया ही गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या कहिए ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। चलिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश है, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया भी गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 प्रतिनिधि भेजता है, मध्य प्रदेश 29, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार 40। देखिए जहाँ तक लोकसभा में अगर हम बात करते हैं कि प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर, पहला तो आपको उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे स्थान पर आपका बिहार हो गया, तीसरे स्थान पर इसमें से महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्थान आपका किसका हो जाएगा, दूसरा स्थान बिहार, एक मिनट ध्यान दो, हाँ दूसरा स्थान यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, और बिहार का कितना है 40 सीट। अच्छा एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको बिहार में जैसे 40 सीट है और महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में 48 है, 40 48 88 हो गया, ठीक है। तो कौन सा दूसरे और तीसरे दर्जे पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। चलिए लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव कब हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव, तो फ्रेंड्स यह 1952-53 में हुआ था, आपको भी याद है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया गया है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है किस आधार पर दिया गया है, तो फ्रेंड्स उनकी जनसंख्या का अनुपात के स्थान पर, जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं ये 6 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अभी मैंने बताया भी था। चलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह भंग ही नहीं होता है, क्योंकि यह विघटित ही नहीं किया जा सकता है, इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता, किसी के पास ये अधिकार नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, 12 राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लो इंडियन वाला लोकसभा में जो 2 चुना जाता था वो समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन खुद लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, और लोकसभा के स्पीकर जो है ना स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा के स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है, अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो संसद के 2 जो सत्र होता है उसके बीच जो है 6 महीने का, 6 महीना राइट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रातियोजित शक्ति से संबंधित है,
तो ये आपका अधीनस्थ विधान समिति है, अधीनस्थ विधान समिति, ठीक है ना। ये अगर हम बात करें तो ये जो समिति है अधीनस्थ विधान समिति, इसमें 15 सदस्य की अस्थायी समिति है यह, और यह समिति कार्यपालिका को प्रायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आम आदमी पार्टी क्या है। तो आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गया है, ठीक है ना, अब राष्ट्रीय पार्टी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अब राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो यह आयोजित कब होता है फ्रेंड्स। तो देखिए यह आयोजित होता है आपका ऐसे विधेयक पर जब विचार करने के लिए उसे पारित किया जाता है जब दोनों सदन में मतभेद हो। तो ऐसे विधेयक को विचार करें उसे पारित करने के लिए किया जाता है जिस पर संसद के सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 देखिए, केवल 4 ऑप्शन डी में दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च जो है हमारा संविधान है, संविधान से बड़ा कोई है थोड़ी, भारत का संविधान सर्वोच्च है। चलिए इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया था अभी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ऑलरेडी इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कराया भी आपको स्टार्टिंग में ही। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली का नाम जो दिया गया था ये आपका 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है ना, 1991 में, उसी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें इस समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते तो 6 सदस्य थे। कौन, गोपाला स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा अय्यर, सैयद मोहम्मद साहुद्दील्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, ठीक है ना। इसमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव और डी.पी. खेतान की 1948 में जब मृत्यु हो गई तो टी. कृष्णाचारी जो थे इसको समिति में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य नहीं थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान के भाग 4, अब बताइए भाग 4 में है क्या। नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है, और भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रभावित है और प्रेरित है। तो ये आयरलैंड के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यह तीसरी अनुसूची में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं और 6ठी अनुसूची मैंने आपको बताया था, उसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है, मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो देखिए अनुच्छेद 131 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है उसको परिभाषित करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 131। देखिए संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। चलिए सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। और यह कौन सा संशोधन था। तो यहाँ पर देखिए 35वां संविधान संशोधन दिया गया है। हालांकि 36वां संविधान संशोधन मैंने बताया था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का जो है दर्जा प्रदान किया गया था, राज्य बनाया गया था। आपको यहाँ पर 35वां दिया गया है, उसके हिसाब से 1974 में सिक्किम को भारत का सहायक राज्य के रूप में शामिल किया था, लेकिन भारत का पूर्ण रूप से राज्य जो 36वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि अब ऑप्शन ई भी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी और ई है, ऊपर इतने से कोई नहीं, एक से अधिक, इन चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ये आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 134 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है, और जब संविधान प्रारंभ हुआ था तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति का अतिरिक्त 7 थी। संसद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 1956 का अधिनियम जो है उसमें अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया गया था। फिर 1960 में बढ़ा करके 13, 77 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30, 2019 में 33, ठीक है ना, फिर 34 हुआ मुख्य न्यायाधीश के सहित लेकर के। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संविधान के द्वारा हुआ था।
चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति जो है कौन करता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। देखिए उच्चतम न्यायालय, उस टाइम उच्च न्यायालय पूछा था जो कि राष्ट्रपति के पास है, और उच्चतम न्यायालय मैंने बताया था संसद के पास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 124(2) है ना, 124(2), इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लेकर के दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति को लेकर के दे सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो ये प्रश्न शायद पूछा भी गया था कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है इसको। बताइए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर। तो यहाँ पर देखिए कानून द्वारा स्थापित भी दिया गया और यहाँ पर आपका परंपरा भी दिया गया, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है। तो राज्य का जो है राज्यपाल होता है, इस चीज़ को मैंने बताया भी था कि राज्य का राज्यपाल है और केंद्र का राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्य का किसी भी राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में सम्मिलित जो है यह कौन है। तो विधायिका में सम्मिलित जो है राज्यपाल, विधानमंडल और विधान परिषद, जहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4, तो देखिए कहाँ पर दिया गया, केवल 4 ऑफ डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है। तो उच्च सदन आपका विधान परिषद है और निम्न सदन विधान सभा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विधान पालिका परिषद। चलिए राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है, तो उद्योगपति श्रेणी से ये नहीं चुने जाते हैं, ठीक है ना, उद्योगपति श्रेणी से ये नहीं चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप, क्लियर ना। चलिए 1/12 सदस्य जो होता है सदस्य, ये न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य को 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे। 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य, ठीक है ना, और 6 सदस्य को राज्यपाल नामांकित करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो देखिए विघटन किया जाता है ये संसद के द्वारा, केंद्रीय संसद के द्वारा। हालांकि अनुच्छेद जो 169(1) है इसके अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगा जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो तब, लेकिन ये संसद के पास ही अधिकार है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। विधान परिषद 6 राज्य जो हैं याद रखिएगा, राज्य पूछा गया है तो आपको बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्लियर। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4, यहाँ पर बिहार दिया गया है। चलिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। विधानसभा का, तो यह अनुच्छेद 170 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इससे संबंधित है। यदि किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है, ये उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यह अनुच्छेद जो है 324 है, 324 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है, एक राज्य एक चुनाव,
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, किस में संशोधन की आवश्यकता होगी, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अगर इस तरह से होता है तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, और अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन, और अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए, जिसका मैंने नाम लिया ऑप्शन में है आपका 83, उसके बाद 85, 172, 174, एक मिनट, क्या क्या मैंने बताया, 85, 174, 356, 172 भी है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, तो 172 और 356 याद क्या, एक से अधिक। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ एक बार यहाँ पर देख लीजिए फिर से, देखिए इन सभी में 83 में भी करना पड़ेगा। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। 172 में क्या है, संसद के 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि। 85 भी है, 85 भी याद रखिएगा। 85 में क्या है, तो संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। 174 भी है, 174 में क्या है, राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। 356 भी है, 356 में क्या है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है ना। 246 में क्या है, 246 नहीं है। तो इतना सारा मैंने बताया है, तो इसीलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको मैंने बता दिया आपको, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13, ठीक है ना। चलिए, अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का विषय जो है फ्रेंड्स, ये कौन सा है, समवर्ती सूची। तो इसमें से देखिए शिक्षा जो है, ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें से शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, और अभी 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है। तो वित्त आयोग का संबंध जो है, कार्य जो है, ये क्या है, तो राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग, अच्छा, अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर किया गया था। प्रश्न पूछ रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये 15 मार्च 1950। निम्न में से किस वर्ष जो है सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार प्रदान किया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था। सरकारिया आयोग, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सरकारिया आयोग कब इसने जो है अपना, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने जो है अपना रिपोर्ट दिया था, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये दिया था 1987 में, ठीक है ना, 1987 में, 87 में राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1983 में इसका गठन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, और इसने 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था। चलिए, अगला प्रश्न कि पंचायती राज विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। कई बार मैंने आपको बता दिया, पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। 29 कार्यों की सूची जो है, यह अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में। तो इसमें कौन कौन सा शामिल नहीं है, तो 11वीं अनुसूची में आपको पता है 29 विषय हैं, और इन विषय में से आपको बहुत सारे विषय हैं, उतना याद रखना आपको पॉसिबल नहीं है। इसमें से पूछा गया है शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं है। बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग, इन सब की चर्चा की गई है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है किसका निर्माण हुआ है, तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो यह संशोधन 73वां संविधान संशोधन था। आपको भी फ्रेंड्स याद होगा 73वां संविधान संशोधन। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रधान लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। चुनाव लड़ने के लिए, तो देखिए चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष है, ठीक है ना। और चुनाव करने के लिए 18 वर्ष, मतदान करने के लिए। देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान में हुआ था, नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। आगे आपको मिलेगा भी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो वैशिष्ट्य जो नहीं है यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए, स्थानीय समुदायों पर आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नहीं जगाना, बिल्कुल जगाना है। तो यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि गलत दिया गया, तो नहीं में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ? तो सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर राजस्थान और आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यह किया था अशोक मेहता समिति ने। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था और उसने जो है अपनी रिपोर्ट 1978 में जो है प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने और इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का सिफारिश किया था, अशोक मेहता कमेटी। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं आता है, यह पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें से बात करते हैं सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, सार्वजनिक जो अनुशासन का रख रखाव है यह कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका? एक पंचायत समिति जो है किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कहीं भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यह विधेयक लाया गया था कब? प्रथम संशोधन विधेयक को कब लाया गया था? तो देखिए, प्रथम संशोधन विधेयक को फ्रेंड्स लाया गया था कब? तो 1951 में लाया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे, पिछड़ा जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे, काका साहब कालेलकर। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग, तो फ्रेंड्स ये कौन थे? तो श्री MC सीतलवाड़ थे। तो यहाँ पर MC सीतलवाड़ दिया भी गया है। 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह देखिए, नियुक्त तो किया जाता है यह किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार इसको नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर है वरीयता क्रम में। और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो देखिए जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, उसके बाद UPSC का जो अध्यक्ष है और भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इनकी वरीयता क्रम समान है। 9 में जो है इनको रखा गया है, तो इन तीनों का एक समान है।
तो पहले यही आता है, और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये 14वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर आपका 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 जो है यह मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है, ठीक है, वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है। वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख इसमें किया गया है, तो मुकदमा और कार्रवाई हो जाएगा। चलिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की